Good morning, and once again, welcome to the YouTube channel of Department of Political Science, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीणा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग स्वतंत्रता के संरक्षण विषय पर बातचीत करेंगे। पिछले कई सारे वीडियो व्याख्यान में हमने इस बात पर चर्चा की है कि स्वतंत्रता की विविध आयाम क्या हैं, अर्थ, परिभाषा, प्रकार, इन सब चीज़ों पर बातचीत हो चुकी है। आज हम लोग स्वतंत्रता का संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है, क्या उसके लिए महत्व आवश्यकता है, इस बात के ऊपर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बिंदु इसमें आता है कि किस तरह से हम स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, तो पहली चीज़ जो आती है वो है आदर्श कानून। जी हाँ, व्यक्ति अपने विविध स्वतंत्रताओं का उपयोग राज्य में रहकर ही कर सकता है और राज्य कानूनों के माध्यम से ही इस प्रकार की स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। इस प्रकार साधारणतया कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, किंतु राज्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार के कानूनों के संबंध में इस प्रकार की बात नहीं कही जा सकती है। अतः स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य द्वारा ऐसे आदर्श कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकें और उन्हें व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर सके। स्वतंत्रता की रक्षा हेतु आदर्श कानूनों के निर्माण की आवश्यकता बताते हुए मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि मुख्यतः स्वतंत्रता की रक्षा और हनन कानून के स्वभाव और इसके द्वारा किए गए दंड की मात्रा पर निर्भर करता है। अगला जो बिंदु है जिसके आधार पर हम स्वतंत्रता का संरक्षण कर सकते हैं वो है विशेष अधिकारों का अंत। जिस समाज में कुछ व्यक्ति धर्म, जाति या संपत्ति के आधार पर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, वहाँ पर सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की पूर्ण रक्षा नहीं हो सकती है। जिन लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं वे अभाव के कारण उनका दुरुपयोग करते हैं और दूसरे लोग हीनता की भावना के कारण इन स्वतंत्रताओं का उचित प्रयोग नहीं कर पाते। इसीलिए स्वतंत्रता की रक्षा हेतु विशेष अधिकारों का अंत नितांत ही आवश्यक है। बात करेंगे अगले बिंदु की, वो है अलोकतांत्रिक शासन। जी हाँ, व्यक्तियों की अपनी स्वतंत्रता के हनन का सबसे अधिक भय शासन अथवा राज्य के द्वारा होता है, किंतु यदि लोकतांत्रिक शासन हो तो जनता का यह भय कुछ सीमा तक समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र में जनता शासित होने के साथ साथ शासक भी होती है और शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित होने के कारण स्वतंत्रता का हनन हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और व्यक्तित्व विकास हेतु लोकतांत्रिक शासन को सर्वोच्च समझा जाता है। अगला बिंदु है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त ऐसे अधिकार होते हैं जिनका उपभोग राज्य के विरुद्ध किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकार दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से नहीं वरना राज्य के हस्तक्षेप से भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसी कारण वर्तमान समय में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौलिक अधिकारों को आवश्यक समझा जाता है। स्वतंत्र न्यायालय। नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए एक नितांत आवश्यक है कि न्यायालय स्वतंत्र हो और निष्पक्ष भी हो और न्यायालय के कार्य में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप न हो। इस प्रकार की निष्पक्षता और स्वतंत्रता की स्थिति में ही न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। न्यायालयों के व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के अधीन होने पर वे शासन सत्ता के हस्तक्षेप से नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त न्याय सर्वजन सुलभ और शीघ्र होना चाहिए और निर्धन व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सके, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। सतत जागरूकता। स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उपाय नागरिकों की सतत जागरूकता ही है। इसीलिए नागरिकों में स्वतंत्रता की इच्छा मात्र ही नहीं वरन इसकी रक्षा है तो प्रत्येक प्रकार के त्याग करने की भावना भी होनी चाहिए। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे और स्वतंत्रता का अतिक्रमण होने पर उसका विरोध भी करे। इंग्लैंड के नागरिकों के द्वारा तो सतत जागरूकता के कारण ही इतनी अधिक स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है। कहावत भी है, सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। अगला जो बिंदु है वो है शक्तियों के पृथक्करण तथा अवरोध और संतुलन। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कुछ सीमा तक शक्ति पृथक्करण तथा कुछ सीमा तक अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को अपनाना अत्यंत आवश्यक है।
शक्ति पृथक्करण को अपनाते हुए एक ही हाथों में शक्तियों के एकत्रीकरण को रोका जाना चाहिए और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके साथ ही जहाँ तक व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संबंध है, अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को अपनाते हुए इन दोनों के बीच गहरे संबंध की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे स्वतंत्रता की रक्षा के हित में उचित प्रकार के कानूनों का निर्माण हो सके और ठीक उसी प्रकार से उन्हें क्रियान्वित भी किया जा सके। आर्थिक न्याय। यदि हम स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा जीवन की वास्तविकताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती, और यह वास्तविकता है कि बहुत अधिक सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना के बिना स्वतंत्रता का उपभोग करना संभव नहीं है। जब तक व्यक्तियों के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तब तक यह कैसे सोचा जा सकता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। अतः आर्थिक न्याय स्वतंत्रता की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली गारंटी है। इसके बिना स्वतंत्रता एक वर्ग का हित ही बनकर रह जाती है। स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न बहुत अधिक सीमा तक स्वतंत्र प्रेस के साथ भी जुड़ा हुआ है। यदि समाचार पत्र स्वतंत्र हैं तो उसके द्वारा शासन को मर्यादित रखने का कार्य किया जा सकता है। जनता में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक वातावरण स्थापित करने का कार्य किया जा सकता है। स्वतंत्रता का सार मानवीय चेतना है और मानवीय चेतना के विकास का सर्वप्रमुख साधन स्वतंत्र प्रेस ही है। और अंतिम बिंदु के रूप में यहाँ पर स्थानीय स्वशासन को रखा गया है। नागरिकों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न करने और उन्हें स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाने की दृष्टि से स्थानीय स्वशासन द्वारा भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। अतः कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन भी स्वतंत्रता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस प्रकार आज हमने स्वतंत्रता को किस तरह संरक्षित व सुरक्षित रखा जा सकता है, उसका संरक्षण किया जा सकता है, इस बात पर चर्चा की भिन्न भिन्न बिंदुओं के अंतर्गत। निश्चित रूप से उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी प्रश्न के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।